नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। हमारे साथ हैं उदय सिंह। उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जनसुराज के, और तब से यह सवाल हर कोई पूछना चाह रहा है कि हर पार्टी में एक सुप्रीमो होता है, घोषित किया जाए या न किया जाए। हर पार्टी में एक शख्स होता है जो तमाम बड़े फैसले लेता है। तो किसी पार्टी में सबसे बड़ा पद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। अब तक सारे फैसले प्रशांत किशोर ले रहे थे जनसुराज के। तो क्या अब फैसलों को लेकर क्या कैलकुलेशन है? कौन से फैसले उदय सिंह लेंगे, कौन से फैसले प्रशांत किशोर लेंगे, दोनों के बीच शक्तियों का क्या बंटवारा होगा, इसको लेकर जनसुराजियों के मन में भी कई तरह के सवाल चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों न उदय सिंह से ही पूछ लेते हैं कि आपके और प्रशांत किशोर के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। दीपक जी, बहुत धन्यवाद, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आप सिटी पोस्ट से हैं। मेरी शुभकामना सिटी पोस्ट को। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि अमूमन पार्टियों में एक कोई शीर्ष नेतृत्व होता है, एक कोई व्यक्ति होता है जो सारे महत्वपूर्ण फैसले किया करता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बहुत पहले कांग्रेस पार्टी और अभी हाल में 10-15 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी, इनमें सामूहिक निर्णय लेने की परिपाटी थी। और जब भी जिस पार्टी में भी ये परिपाटी ख़त्म हो गई, वो पार्टी कहीं ना कहीं डिक्टेटोरियल हो गई और वहाँ के फैसले कहा जाने लगा कि हाई कमांड ने ये तय किया है। ये शब्द जो हाई कमांड है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है। ये फिर ऑटोक्रेटिक फैसले हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतनी उसमें क्षमता नहीं होती कि जो भी वो निर्णय अकेले ले लेगा वो निर्णय सही होगा और सबके लिए उचित होगा। जहाँ तक रह गई जनसुराज की बात, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पीछे जो कारण है वो यह है कि जब जनसुराज एक अभियान के रूप में शुरू हुआ था, तो उसके सोच में, उसकी बीज में, उसकी नींव डालने में मैं भी उसका एक हिस्सा था, अन्य लोग भी उसके हिस्से थे। और क्योंकि मेरा बिहार से ताल्लुक़ रहा है, मैं 2 बार यहाँ सांसद रहा हूँ और मेरा बहुत लंबा राजनीतिक फील्ड में मेरा अनुभव रहा है, तो इन चीज़ों को देखकर सब लोगों का ये विचार हुआ कि अगर प्रशांत जी को कुछ समय ज़्यादा लोगों के बीच में जाने के लिए देना चाहिए तो वो कैसे होगा। और उन लोगों ने ये उचित समझा कि इनके साथ अगर उदय सिंह भी आ जाएं, आरसीपी सिंह भी आ जाएं और लोग भी आ जाएं जो पार्टी के कामकाज में, निर्णय लेने में इनका सहयोग करें, और इन्हें अधिक से अधिक समय दिया जाए कि ये लोगों से संपर्क करें। जनसुराज अभियान और अब जनसुराज पार्टी आधारित इसी चीज़ पर है कि हम कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा देते हैं और कितने लोगों को अपनी बात समझा देते हैं। इसमें से तो कहीं शक नहीं है कि मशाल जलाने वाले, मशाल लेके दौड़ने वाले, लोगों से जनसंपर्क करने वाले, वो प्रशांत किशोर हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उनको इस काम के लिए हम ज़्यादा वक्त दें। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई फैसले मैं ही ले लिया करूँगा अकेला या वही ले लिया करेंगे अकेला। सोच ये है कि कोई समस्या या कोई आइडिया अगर आता है तो फ़ोन पे भी आपस में बात करके हम में से कोई उसको एक निर्णय ले ले जो जनसुराज को आगे बढ़ाने में मदद करे। हमें जो खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आपने इतनी जो बातें की उनसे कि ये भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, इसके बाद उन्होंने कहा कि अरे अध्यक्ष जी इतना काम। हाँ, आपस में हम लोगों का मजाक चलता रहता है कि क्या है, उसको उसमें कोई बहुत ज़्यादा
उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो काम मेरे समझ आएगा, जिसको करने लायक वही होंगे, तो मेरी तरफ से उनको ज़रूर सुझाव दिया जाएगा कि आप ये कर लें। एंड लाइकवाइज उनको कोई बात समझ में आएगी कि उदय जी आप ये कर लें, तो मुझे बताएंगे और मैं कर लूँगा। तो इसमें ये बड़ा इनफॉर्मल और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, मैं समझता हूँ। यहाँ पर कभी भी, अभी देखिए थोड़े दिनों के बाद टिकट विकेट के बारे में चर्चा होने लगेगी और बहुत सारे इच्छुक लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं। अन्य दलों से इतर मेरा ऐसा अनुमान है और मेरा यह सी प्रार्थना भी है कि हम लोग जब भी निर्णय लेंगे या जो भी निर्णय लेंगे, एक इतने पारदर्शी तरीके से और उचित ढंग से लिया जाएगा कि जिसको टिकट मिलेगी वो तो अवश्य खुश होगा ही, लेकिन जिसको टिकट नहीं भी मिले उसको बहुत ज़्यादा निराशा नहीं होगा, कम से कम ये कहने लायक नहीं होगा वो कि पक्षपात किया गया था, ये फलाने के आदमी थे इसलिए इसको मिल गया, इसने फलानी चीज़ की इसलिए इसको मिल गया, जो अन्य पार्टियों में शिकायत होती है। और अभी थोड़े दिन में आप सबके लिए ये सुनने लगेंगे कि उसको तो इसलिए टिकट दे दिया, उसने कुछ चढ़ा दिया, उसको इसलिए टिकट दे दिया, वो उस ग्रुप का आदमी था। यहाँ ये नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं होगा? ये अगर एक व्यक्ति इसका फैसला करने लगे तो फिर ये शिकायत लग जाएगी। लेकिन अगर 3, 4, 5 व्यक्ति मिलकर, एक कोर कमेटी मिलकर, एक नेशनल एग्जीक्यूटिव जो बनेगी थोड़े दिनों में, सारे मिलकर अपने अपने तर्क के साथ किसी एक कैंडिडेट की सिलेक्शन करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये बात हमारे यहाँ नहीं होगी, या कम से कम मैं ऐसी कामना करता हूँ कि ये ना हो। आपकी पार्टी के बड़े नेता थे आनंद मिश्रा, आईपीएस अधिकारी थे और बढ़ चढ़कर पार्टी में काम कर रहे थे, नंबर 2 की भूमिका में माने जाते थे। उन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दिया है आपकी पार्टी से कि मैं हाथी का दांत बनकर नहीं रह सकता, मुझे पद पर बैठाया गया और अधिकार नहीं दिए गए, फैसले कोई और ले रहा था। तो यह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल बनता है कि ऐसा क्यों है आपकी पार्टी में कि पद पर कोई रहे, फैसले प्रशांत किशोर लेंगे। बिल्कुल आपका प्रश्न बनता है और बिल्कुल इसका उत्तर भी बनता है मेरी तरफ से। पहली बात तो मेरी शुभकामनाएं उनको, लेकिन थोड़े दिन पहले उन्होंने खुद बयान दिया था कि मैंने अपने नौकरी से इसलिए इस्तीफ़ा दिया था, मैंने बीजेपी के लिए इस्तीफ़ा दिया था और मैं बीजेपी से लड़ना चाहता हूँ। तो पहला तो मेरा उनसे प्रश्न ये होगा कि उनको रास्ते में फिर जनसुराज कैसे दिख गया, और अगर जनसुराज दिख गया और जनसुराज के विचारों के साथ उनको लगा कि ये विचार ठीक हैं, तो वो हमारे दल में आए। हमने उनकी क्षमता देखी और उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई और बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। नंबर 2 वगैरह की तो बात नहीं है, इस पार्टी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि नंबर 2, 1, 3 ये सब नहीं चलता है हमारे यहाँ। लेकिन उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि युवा विंग का अध्यक्ष बन जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमने क्यों बनाया? हमने इसलिए बनाया कि उनमें हमें एक स्पार्क दिखा, एक क्षमता दिखी कि वो यूथ को गैल्वेनाइज करके एक साथ लाकर जनसुराज के प्रति उनके आकर्षण को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति अभी तक आईपीएस का एक ऑफिसर है, उसे राजनीति की कितनी ज्ञान होगी। अभी हम लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे कि मेरा एक लंबा अनुभव है राजनीति में, तो लंबे अनुभव के साथ में क्या पापड़ तो नहीं बेल रहा था, लोगों से कनेक्ट होकर लोगों से सीख रहा था, गलतियां कर रहा था, कुछ सीख रहा था, कुछ ग्रहण कर रहा था। बिल्कुल, आपने तो माँ से सीखा होगा, अपनी माँ से राजनीति सीखी होगी। बिल्कुल, राजनीति सीखने की चीज़ होती है, पब्लिक के साथ कनेक्ट करना, पब्लिक की बात को समझना, उसको फिल्टर करना, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है जो आजकल जो नए लोग आते ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज़ अबाउट सोशल सर्विस, पॉलिटिक्स इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल। लोगों से जुड़िए, लोगों की समस्या सुनिए, लोगों का सुनना सीखिए। मैं अपने आप में जो बदलाव देख रहा हूँ, आज मैं
एक इंडिविजुअल व्यक्ति की आधे घंटे तक लेक्चर सुन सकता हूँ, जब मैं 2 मिनट के अंदर भाप जाता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं टोकता। 15 साल पहले, 20 साल पहले शायद मुझ में ये पेशेंस नहीं होगी कि भाई जो बोलो जल्दी से, कितना समय लोगे, मेरे को और भी काम है। लेकिन राजनीति में आपको ये सब सीखना पड़ता है। और मैं कहूँ, मैं तो आप कह रहे हैं बिना ट्रेनिंग पूरी हुई चले गए आनंद मिश्रा? वो उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि मैं राजनीति में आऊँगा, तो अगर ये, मुझे लगता है कि ये वो एक शील्ड के तौर पे, एक बहाने के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि डायरेक्शन कहीं और से आता था ये। लेकिन मैं तो इसको ये कहता हूँ कि डायरेक्शन कहीं और से आता था तो उसको तो उनको वेलकम करना चाहिए था, क्योंकि पॉलिटिकल ट्रेनिंग जनरेशनल होता है। क्योंकि लालू जी के यहाँ तेजस्वी जी बड़े हुए हैं, तो एक साधारण परिवार के बच्चे से ज़्यादा बिना कुछ किए हुए तेजस्वी जी को वो ट्रेनिंग होगी कि राजनीति में पापा कैसे मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कान से तो सुन रहा हूँ, आँख से तो देख रहा हूँ। आनंद मिश्रा जी में तो ऐसी अभी बात नहीं हुई थी, वो आईपीएस से आए थे और उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनके लिए मैं कोई बुरा नहीं कह रहा। लेकिन इस तरह से एकदम से ये हो जाना, मुझे लगता है कि मानसिक स्थिरता में कहीं ना कहीं कमी है। उनके मन में दुविधाएं हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि बीजेपी में जा रहे हैं, जाएं ना जाएं, वो जो करें। लेकिन कहीं आकर और किसी कारण, किसी अन्य कारण आप जा रहे हैं तो दोष कहीं और नहीं मढ़ना चाहिए। आपने अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि आपके पास हर नेता का डेटा है और अगर किसी ने उल्टा सीधा कहा तो आप उस डेटे का इस्तेमाल यूं करेंगे कि वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहेंगे, इसलिए सोच समझ कर बोले। ये तो आपने सीधे सीधे धमकी दे दी। इसको धमकी के तौर पे नहीं देना चाहिए। मेरी सारी बातों को एक साथ जोड़ के देखिए। मैंने कहा कि मैं या जनसुराज यहाँ किसी से टकराने नहीं आई, और इस बात को मैंने कई बार कहा कि हम यहाँ बीजेपी से, जेडीयू से, आरजेडी से लड़ने नहीं आए। हम अपनी बात अपनी जनता तक रखने आए हैं, उनको एक विकल्प देने आए हैं और उनसे आग्रह करने आए हैं कि वो अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचें और अगर उचित समझें तो हमें समर्थन दें, ताकि हम बिहार को बदलने में सबके साथ मिलकर सहयोग कर सकें। इस बीच में एक वैनिटी वैन की चर्चा हुई थी और मैंने सुना था कि मेरे लिए भी बहुत कठोर भाषाओं का इस्तेमाल हुआ था। तो मैंने एक सुझाव के तौर पे दिया है कि मेरी बहुत लंबी दौर रही है राजनीति में और बिहार के कोई ऐसे नेता नहीं है, अब ये नौजवान नेता के बारे में तो उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई भी सीनियर नेता बिहार के ऐसे नहीं रहे हैं जिससे मेरे अच्छे ताल्लुकात या अच्छे संपर्क नहीं रहे हैं। और सबके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में आने से उस व्यक्ति को एम्बैरेसमेंट महसूस होगी। लेकिन हम लोगों में भी एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है कि बेवजह हम किसी को बिलो द बेल्ट, जिसको कहते हैं, वो बिलो द बेल्ट हम लोग नहीं अटैक करना चाहते हैं, नहीं करना चाहिए। लोगों में भ्रांति पैदा होती है, लोग राजनेताओं के बारे में जो अनुचित सोच है वो उनके दिमाग में आता है। ये हमारे व्यवहार से आता है। मैं किसी के पहनावे पे कमेंट कर दूं, किसी के गाड़ी चढ़ने पे कमेंट कर दूं, किसी के घड़ी पहनने पे कमेंट कर दूं, इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो होनी चाहिए कि जन सुराज की नीतियां बहुत गलत हैं। जन सुराज जो कह रही है वो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है, वो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, वो नहीं हो सकता। हम उसका उत्तर दें, वो हमसे जितने बारी इस पे डिस्कस करना चाहें, डिबेट करना चाहें, हम तैयार हैं। उदय सिंह हेलीकॉप्टर चढ़ते हैं, उदय सिंह 10 वैन रखते हैं, उदय सिंह करोड़ों रुपए के मालिक, ये प्रासंगिक है क्या? हाँ, आपको लगता है कि उदय सिंह ने कोई बहुत गलत काम किया है, भाई आप सरकार में हैं या प्रभावी जगह पे हैं तो आप इंक्वायरी करवा लीजिए।
इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच सकते हैं दीपक जी कि मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई होगी जब कम से कम 3-4 मुल्कों से यहाँ की खबरों को देखकर मेरे मित्रों ने, हर जगह मित्र हैं ही, उन्होंने फ़ोन किया और सब ने मोटे तौर पे एक ही बात कही कि यार तुम बिहारी लोग जो हो, तुम लोगों को शौच के सिवा कुछ समझ में नहीं आता है कि एक वैन में एक शौच है वो क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। कितने बड़े मुद्दे पे बैठे हुए थे प्रशांत जी गांधी मैदान में, विद्यार्थियों के साथ कथित रूप से अन्याय हुआ था, उसके खिलाफ वो बैठे हुए थे। आप उस पर ना चर्चा करके वो कहाँ लघु शौच करने जाएंगे, आप उस पर चर्चा कर रहे हैं और घंटों इस पर डिबेट कर रहे हैं। और मुझे ताज्जुब तब हुआ, और ये बात मैंने इसलिए कही कि मुझे मत बाध्य कीजिएगा कुछ ऐसी वैसी बात बोलने की, कि 2 दिन के बाद कोई कागज़ वागज़ लेकर बैठ गए थे कि हमने पता लगा लिया है कि ये उदय सिंह और उदय सिंह की कंपनी का वैन। इतना क्यों समय आपके पास इतना समय? बिहार में समस्याओं का अथाह पड़ा हुआ है, आप एक वैन की खोज में लगे हुए हैं कि वो वैन कहाँ से है। मुझसे फ़ोन करके पूछ लेते, मैं कहता मेरा वैन है, क्या दिक्कत है इसमें? तो ये मानसिकता को दर्शाता है। न करें हम कोई भी लोग, और मैंने ये माँ से सीखा था कि बेटा चुनाव के मैदान में प्रतिद्वंद्वी होते हैं, दुश्मन नहीं होते। हम जब लड़ने जाएंगे तो हम अपने उम्मीदवारों को कहेंगे कि आपने दूसरों का सम्मान करना है, आप अपनी बात कहिए, उसने कुछ गलत कहा है तो उसका जवाब दीजिए, लेकिन एक स्तर के नीचे मत जाइए, मर्यादा को मत तोड़िए। नहीं तो राजनीति, लोकतंत्र पर जो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, आजकल बहुत सारे आपको युवक मिलेंगे, वो कहेंगे ये सब ऐसी है, वो सब कुछ करना चाहते हैं, एक सरकारी नौकरी लेना पसंद करते हैं, राजनीति में योगदान करना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये भी एक कारण है। किस भाषा का प्रयोग करते हैं? हमारे सबसे शीर्ष नेता जो देश के हैं, वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मंगलसूत्र का और कपड़ों का और पजामे का और टोपी का, ये शोभनीय नहीं है। आप अतीत में देखिए, मैं क्यों कांग्रेस वालों का नाम लूँ, ये कहेंगे कि वो तो कांग्रेसी थे। आप वाजपेयी जी की भाषा को देख लीजिए, किस शालीनता के साथ, और मतलब विरोधी भी जब सुनते थे तो वो भी चुप होकर समझते थे कि भाई कोई बोल रहा है। आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री के प्रवक्ता हैं, आप सरकारी दल के प्रवक्ता हैं, अपनी भाषा पर, और मैं समझता हूँ कि अगर आपने चोट करना हो किसी पे, तो मधुर भाषा से जो आप चोट कर सकते हैं वो अमर्यादित भाषा से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, दूसरा भी तो कर सकता है। आप उसकी वोकैबुलरी तो नहीं जानते हैं कि आपने कोई अपशब्द बोल दिया, तो उसके पास क्या पता उस अपशब्द का भंडार हो, वो आपके लिए इस्तेमाल करेगा। हमें तापमान नीचे करना है, हमें जंग नहीं लड़ना है, हमें अपनी बात, नीतीश जी और नीतीश जी की सरकार, बीजेपी उस सरकार का हिस्सा है, आरजेडी उसी सरकार का हिस्सा थी, ये तीनों का उत्तर देना बिहार की जनता को इनका दायित्व है, इनका कर्तव्य है कि आपने क्या किया। ये कोई नहीं छुप सकता। आज अगर आरजेडी छुपना चाहे कि हम तो विपक्ष में हैं, बिल्कुल नहीं, आप विपक्ष में हैं, आपने सरकार में योगदान किया है। बीजेपी ये कहे कि हमें कम समय मिला, बिल्कुल नहीं, आपको समय मिला, आप सरकार के हिस्सा हैं। आपको मालूम है एक परंपरा है, पता नहीं सच या झूठ, आज कैबिनेट की ओथ होती है दिल्ली में, नई सरकार बनती है, पार्लियामेंट आता है, एक नए मंत्री से वो प्रश्न पूछा जाता है जिसने अभी विभाग का कार्यभार संभाला भी नहीं, लेकिन उत्तर उसी को देना है। वो जहाँ से जैसे उत्तर दे, वो ये नहीं कह सकता कि मैं अभी आया हूँ, मुझे नहीं मालूम है। आप जब उस जगह पे बैठ गए तो ये आपका ही काम है, आप ही जवाब देंगे और कोई नहीं जवाब देगा। तो ये कहना
कि हमको नहीं मालूम, वो आप सरकार में हैं, जवाब दीजिए। तेजस्वी जी विपक्ष में हैं, दबाव डालिए। हमने तो उस दबाव का अभाव देखा जब विद्यार्थियों का ये आंदोलन चल रहा था, बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा, बीपीएससी का जब ये चल रहा था, तो हमने तो नहीं देखा कि उस प्रभावी ढंग से जिस तरह से एक नेता विपक्ष को अग्रसर होकर आगे बढ़कर इसको करना चाहिए था, मैंने तो ये होते नहीं देखा। तो ये जनता पूछ रही है और जनता के तरफ से हम लोग पूछ रहे हैं कि इसका जवाब दीजिए। अब तो कठोर भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जवाब मिलेगा, परिपूर्ण रूप से जवाब मिलेगा, सबके पास वो जवाब तैयार है। आपने परिवार की बात की, आपकी माँ सांसद रहीं, आपके भाई एनके सिंह इतने बड़े नाम हैं, आपकी बहन श्यामा जी सांसद रहीं औरंगाबाद से, निखिल बाबू का परिवार है ये, तो कहीं यही बर्डन न बन जाए, क्योंकि सियासी गलियारों में एक चर्चा है, सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रशांत किशोर अब तक पार्टियों के लिए काम करते थे और जब वे आए बिहार तो उदय सिंह और प्रशांत किशोर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसा कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच और कांग्रेस के बीच, उनके बीच और टीएमसी के बीच हुआ करता था। और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि प्रशांत जी आप एक पार्टी बनाएंगे, पार्टी को खड़ा करेंगे, इस तरह से अभियान चलाएंगे और फिर उस पार्टी की कमान उदय सिंह को दे देंगे। बहुत बढ़िया, ये तो मतलब कमाल की कॉन्ट्रैक्ट होगी कि एक व्यक्ति को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि बिहार में मुझे ऐसी पार्टी बना के दो कि मैं सत्ता पे काबिज हो जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं और तुम अपना झोला उठा के चल देना और इसके बदले में तुमको जो पैसे चाहिए वो मैं दे देता हूं। यही चल रहा है, यही चल। अब ज़रा सोचो आप, प्रशांत जी ने इतने राज्यों में काम किया है, अभी सबसे नज़दीक वाला जो था बंगाल था, जब से उन्होंने कहा कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा। कहीं आपने प्रशांत जी को इस तरह काम करते देखा? भाई एक रणनीतिकार का जो काम है वो उन्होंने किया, दौरा भी किया होगा तो उसी मकसद से किया होगा कि उनके रणनीति का हिस्सा वहाँ पे लागू हो रहा है या नहीं। तो दौड़ कौन रहा होता? अगर बिहार में कॉन्ट्रैक्ट होता तो दौड़ उदय सिंह रहा होता। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे यहाँ का बादशाह बनना है, और मेरे पीछे खड़े होकर प्रशांत जी वो काम कर रहे होते जो उन्होंने बंगाल में किया, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए किया, जो उन्होंने कांग्रेस के लिए पंजाब में किया, अन्य राज्यों में किया, वो काम कर रहे होते। ये उलट कैसे हो गया कि उदय सिंह अपने घर में बैठे हैं, प्रशांत किशोर नंगे पांव बारिश धूप धूल फांकते हुए बिहार भर घूमे, इसलिए कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उदय सिंह के साथ। मैंने पूछने वालों को थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए आईने के सामने कि मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें कोई दम है? क्या दम है इसमें? क्या मतलब है इसका? तो बेतुकी बातों का किस हद तक आप जवाब दोगे? जवाब जो सोचना है फिर सोचो, जो मन में आए करो, तो इसका तो और कोई जवाब हो नहीं सकता है। आपकी पार्टी ने टिकट के लिए आवेदन मांगा है, एक एक जगह से 20-20, 10-10 लोगों के आवेदन आए हैं। अब जो है आपका एक सीट पर आप एक को उम्मीदवार बनाएंगे और वो जो 9 जो लोग होंगे वो निराश होंगे। तो यह जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपने अपनाई, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया मुसीबत नहीं बनेगी। एक राशि भी रखी गई कि अपने आवेदन के साथ वो आप राशि भी दीजिए। राशि पार्टी के सहयोग राशि के तौर पे संभवतः इस्तेमाल नहीं होगा। वो इसलिए लिया गया कि आप कितने सीरियस हैं आगे चल के लड़ने के लिए। वो मेरे ख्याल से रकम मुझे ठीक याद नहीं दीपक जी, लेकिन 21,000 रुपये। 21,000 रुपये में आज के दिन में कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ता है। अगर सबसे कम पैसों में भी कोई लड़ने वाला हो, वो भी 21,000 रुपये में नहीं लड़ता है। तो आपने 21,000 रुपये जमा करके अपना आवेदन दिया। पार्टी अभी इस पर निर्णय नहीं
पार्टी ने नहीं किया है कि जिन व्यक्तियों को किसी विधानसभा से जिन्होंने अप्लाई किया है और वो चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलता है किसी कारण, तो उनके पैसों को क्या करेगी, ये पार्टी ने निर्णय नहीं किया। समय आने पर करेंगे। जो भी निर्णय होगा वो उचित निर्णय होगा। वो मैंने तो ये भी सुना कि कुछ लोगों ने कुछ महीने पहले ये भी कहा कि वो तो ठगने का तरीका है, वो पैसे मांग रहे हैं और पैसे ये कर रहे हैं। उससे कहीं ज़्यादा पैसा, कई गुना पैसा जो भी कह लीजिए पार्टी खर्च रही है। तो ये तरीका नहीं है पार्टी को संसाधन इकट्ठा करने का। ये तरीका है लोगों के की गंभीरता को जानने के लिए कि अगर वो सच में गंभीर हैं और विधानसभा लड़ना चाहते हैं तो 21,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 21,000 रुपये में कोई चुनाव नहीं लड़ता है। तो यही है, इसका तो और कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल है कि उदय सिंह नहीं है, मान लेते हैं कि जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब एक सवाल उदय सिंह, उस उदय सिंह से है जिनका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप ईमानदारी से कितनी उम्मीद, कितनी संभावना देखते हैं कि जन स्वराज इस चुनाव में सरकार बना ले? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही गंभीर प्रश्न है, और मैं प्रयास करूंगा कि आपके इस प्रश्न का गंभीरता से ही उत्तर दूं। बिहार में मुझे लगता है, और जन स्वराज को भी अलग कर देते हैं, आपने उदय सिंह को अलग किया, मैं जन स्वराज को भी अलग कर देता हूँ। बिहार में अगर आप 1,000 लोगों से पूछें कि मौजूदा तंत्र से और जो पीछे कुछ वर्षों में उनको गवर्नेंस मिली है उससे क्या वो संतुष्ट हैं, तो मुझे लगता है कि 1,000 लोगों में से 999 लोग कहेंगे कि नहीं, हम खुश नहीं हैं। अलग अलग कारण है, कहीं बेरोजगारी होगी, कहीं भ्रष्टाचार होगा, कहीं किसी चीज़ का अभाव होगा। तो ये तो सभी लोग मानते हैं कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। अब आप पिछले 35 वर्षों को देखिए, क्या बदलाव मिला है। एक ही दल के कई हिस्से मिले हैं। जो नीतीश जी की आज दल है वो मेरे ख्याल तीसरे अवतार में है, दूसरे में तो ज़रूर है, तीसरे अवतार में भी शायद है, लालू जी के साथ, लालू जी के अलग। तो हमें जो मिला है वो मिला है या लालू जी और उनके साथ के सहयोगी दल, या नीतीश जी और उनके साथ के सहयोगी दल। और हैरानी की बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी थकती नहीं है ये कहते हुए कि हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी हैं, जो थकती नहीं है ये कहते हुए कि हमारे जो नेता हैं वो विश्व नेता हैं, विश्व गुरु हैं, डंका बजता है उनका हर जगह, वो पार्टी भी बिहार में साहस नहीं कर पाती है कि वो अपने दम पे चुनाव लड़ ले ताकि एक दूसरा विकल्प हो। तो विकल्प के तौर पे या लालू जी या नीतीश जी। नीतीश जी के सपोर्टिंग रोल में कभी बीजेपी रही है, कभी आरजेडी रहा है, वो अलग बात है, और इधर दूसरे लोग उनके सपोर्ट में रहे। लेकिन सामने से तो विकल्प दो ही है ना बिहार के पास, या लालू जी को चुन लो या नीतीश जी को चुन लो। और जब बिहार की जनता इतने दशकों के कामकाज से प्रसन्न नहीं है और बदलाव चाहती है, तो बदलाव कौन देगा? बदलाव कोई जाति आधारित पार्टी नहीं दे सकती है। बहुत सारी पार्टियां हैं, नाम नहीं लेने की आवश्यकता है, जो जाति आधारित पार्टी है, जो एक सीमित समूह को एड्रेस कर रही है और उसमें से अपनी ताकत निकालना चाहती है। आप समझ गए होंगे मैं किन की बातें कर रहा हूं। ऐसे में पूरे बिहार को लेकर चलने की, सभी समूह, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने का अगर किसी ने सच मायने में प्रयास किया है पिछले कुछ दशकों से, तो आपको खुद ब खुद वो जन स्वराज दिखेगा। आपको भी बहुत लंबा अनुभव है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्रयास हाल के दशकों में किसी दल ने
और वो भी मैं तो अपनी हैरानी ऑन रिकॉर्ड ये कर चुका हूँ कि चुनाव के बाद परिणाम जो होगा बिहार की जनता तय करेगी, मैं उस पर नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव के बाद ये बिहार के लोगों को तय करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन बिहार में बड़ी है या जन स्वराज पार्टी की संगठन बड़ी है। कुछ लोग तो आज ही कहते हैं कि नहीं हम बड़े हैं उनसे, चलिए आज ना भी कहें, लेकिन चुनाव के बाद उनको ये आंकलन करनी पड़ेगी कि जन स्वराज बड़ी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी ले। और मैं ये समझता हूँ कि ये चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए तो बहुत लंबा समय है, 2.5 साल से वो दीवाना बना फिरा है, लेकिन एक पार्टी को खड़े करने में 2.5 साल का समय जो है बहुत अल्प समय है। और इतने से कम समय में अगर ये पार्टी खड़ी हो गई तो क्या समझते हैं कि जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपया और लाखों पता नहीं कुछ डाल दिया, तो आप भी तो डाल रहे हैं तो खड़ी कर लीजिए ना। ये इसीलिए संभव हुआ है दीपक जी कि बिहार की जनता क्योंकि बदलाव चाहती है, तो हमारी बातों को उसके बीच ट्रैक्शन मिला है और वो हमसे जुड़ा है। मैं दोहरा दूं, मैं और प्रशांत जी पूर्णिया जा रहे थे, रात के 2 बज गए थे कहीं, तो एक चौक पे हम लोग रुके कि चाय पी लेते हैं। एक दुकान खुली हुई थी, वहाँ 3-4 लोग घूम रहे थे, क्योंकि वो इलाका उधर की तरफ पड़ता था। वो बाहर से उन्होंने देखा तो मुझे भी पहचान गए, प्रशांत को भी पहचान गए, तो आए, नमस्ते प्रणाम किया। तो हमने सोचा ठीक है कुछ लोग हैं यहाँ पे तो वो कर रहे हैं। उसमें से एक ने अपने आप को अपना परिचय दिया कि मैं यहाँ का जन स्वराज का इस प्रखंड का ये मंत्री हूँ। गाड़ी चली तो मैं और प्रशांत बात करने लगे कि भाई देखो पहुँच तो गए हैं। तो आकार हम लोगों ने बहुत बड़ा बनाया। और पहला जो प्रश्न था आपका कि मेरा क्या रोल है, मेरा एक बहुत बड़ा रोल ये भी होगा कि इतनी जल्दी खड़ी हुई इस पार्टी को और संगठित रूप से इसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाए और संगठित रूप से इसको कैसे चलाया जाए, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा काम है मेरे सामने, जिसको करने की मैं प्रयास करूँगा। देखिए, एक जब आप बोल रहे थे तो एक सवाल और आ गया मेरे दिमाग में। ये बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार को नेतृत्व में लड़ने की बात अलग है। नीतीश कुमार को अब तक सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है एनडीए ने। तेजस्वी यादव को अभी तक महागठबंधन ने सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। आपकी पार्टी जो है जनसुराज, इसने भी अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे प्रशांत किशोर को कि आप सीएम कैंडिडेट अब प्रशांत किशोर घोषित हो जाने चाहिए? बहुत सरल सवाल है। पहली बात तो चुनाव कितनी सीटें आती हैं, और अगर ऊपर वाले ने ये किया कि जन स्वराज को अपने लिए एक उम्मीदवार चुनना है मुख्यमंत्री बनने का, तो वो पहला और आखिरी अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है। क्योंकि चुना हुआ जनप्रतिनिधि मेरे लिए सही मायने में वो अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनता है। तो अगर उसमें से अधिकांश लोग कहते हैं कि फ़लाने आदमी को बनाइए, इसका मतलब बिहार के अधिकांश लोग कह रहे हैं कि उस फलाने आदमी को बनाइए, तो वो तो तब की बात है। लेकिन अगर आज की बात करें, और आपने पहले कहा था कि ईमानदारी जवाब दीजिए, तो ईमानदारी जवाब सुनिए। आज की डेट में मुझे जन स्वराज पार्टी में प्रशांत से ज़्यादा डिज़र्विंग उम्मीदवार नहीं दिखता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो आपका पत्रवाहक है, जो आपको आपके संवाद को आप तक पहुंचा रहा है, और उस संवाद के बेसिस पे आप उस पार्टी को मदद कर रहे हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि ये माना जाएगा कि जो मेरा पत्रवाहक था, जो मेरा संवाद लेके जाने वाला था, उससे लोगों का एक कनेक्ट हुआ है, उससे लोगों ने उसको पसंद किया है। तो अगर लोगों की पसंद, आज मैं फिर से कह दूं, ये सी वोटर सर्वे में दूसरे नंबर पर आया प्रशांत किशोर। हाँ, वो अलग। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए कि अभी तो नहीं हुआ है, मान लीजिए मैं बनूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं बनूंगा,
तो जाहिर से सवाल आप तुरंत पूछ लेंगे कि साहब आपका क्या योगदान है, आप कौन से गांव में गए थे, आपने कौन सी बात की है। तो मैं कहूँगा नहीं, मैं तो पटना में बैठ के योजना बना रहा था। लेकिन लोगों के बीच कौन है? तो इसलिए अगर मुझसे अभी पूछा जाए, जिसका मैं ऑथराइज्ड ही नहीं हूँ ये जवाब देने का, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ, लोग नहीं चुने गए, वो अवसर नहीं आया है, तो वो उनकी अधिकार है, उस पर मैं नहीं कभी अपना वो करूँगा। लेकिन मेरे से कोई पूछेगा आज कि आज ब्लाइंडली बताओ कि कौन होना चाहिए, तो मैं कहूँ भाई ऑब्वियस चॉइस प्रशांत है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अब रह गई बात कि नीतीश जी को इन्होंने क्यों नहीं किया है। देखिए, अंदर खाने नीतीश जी की ऊपर वाला करे कि उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे, लंबी उम्र हो, लेकिन अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में और उनके शीर्ष नेतृत्व में ये चिंता तो है ही कि नीतीश जी अब वो नीतीश जी नहीं हैं जो आज से कुछ वर्ष पहले हुआ करते थे। और ये स्वाभाविक है, उम्र बढ़ता है, सबको सब तरह की समस्याएं आती हैं, कोई इसमें ना आलोचना की बात है ना किस चीज़ की बात है। तो उनके संज्ञान में ये बात है, लेकिन लालच इतना है कि कोई 2 सीटें कम ना हो जाएं कि वो बिहार की जनता से खिलवाड़ करने को तैयार हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में होता और मैं निर्णय लेने के काबिल होता तो मैं कहता कि नीतीश जी आप थोड़ी देर स्वास्थ्य लाभ ले लें और चलिए, हमारा करार है कि आपके दल से मुख्यमंत्री होगा, तो आप ही बता दें जिसको मुख्यमंत्री आप बनाना चाहें आप बना लीजिए। क्योंकि 14 करोड़ जनता जब आपके व्यवहार को मंच पर देखती है सार्वजनिक रूप से, तो उसको चिंता भी होती है और शर्म भी आता है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी निचोड़ना चाहती है नीतीश जी को अंतिम बूंद तक। और जो प्रशांत कहते रहे हैं कि नवंबर के बाद ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो इसलिए नहीं रहेंगे कि उस समय तक बिहार की जनता एक तरह से खुले तौर पे ये मांग करेगी कि हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री दे दीजिए जो इस कदर अस्वस्थ ना हो। उम्र की बात नहीं है, उम्र तो बहुतों की होती है, और नीतीश जी की तो उम्र भी ऐसी कोई नहीं है कि उससे तो उनसे तो ज़्यादा उम्रदार हमारे मेरे ख्याल यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति हैं। तो उम्र नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ है जो कोई कहता नहीं और मालूम सबको है, लेकिन तो अगर उन लोगों को खुद आंतरिक ढंग से ये तय करना चाहिए, इसमें हमारे हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन एक नागरिक के तौर पे हम ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में और उनका व्यवहार देखकर सार्वजनिक जगहों पे अच्छा नहीं लगता है। तो आपने सुना जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जितने भी सवाल मैं पूछ सकता था मैंने पूछा और उदय सिंह ने ईमानदारी से, साफ गोई से जवाब दिया। अगर मुझसे कोई सवाल छूट गया है जो आपके मन में है तो कमेंट कर बताइएगा। अगली बार जब हमारी मुलाकात उदय सिंह से होगी तो वह सवाल हम ज़रूर पूछेंगे।